तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं और अब हम लोग लेक्चर नंबर 2 पर अपने मूव करते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के एग्जाम्स की तैयारी के लिए, म्यूचुअल फंड्स को गहराई से समझने के लिए, फाइनेंशियल मार्केट्स को स्टेप बाय स्टेप गहराई से समझने के लिए। तो देखो, अब मैं आपको आगे तरफ लेके चलता हूँ। अभी तक हम लोग केवल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करके चल रहे थे कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले इंसान के मन में क्या क्या विचार आते हैं। अब देखिए, हम धीरे धीरे जब आप मिलेंगे, नए नए क्लाइंट्स आपको मिलेंगे, तो उन क्लाइंट्स के अलग-अलग माइंडसेट होंगे, उनकी अलग-अलग मेंटालिटी होगी। तो देखिए, अलग-अलग मेंटालिटी क्या-क्या होती हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको समझाना चाहूँगा, जो सबसे पहली मेंटालिटी हमें देखने को मिलती है, वो है हमारे पास में कि सबसे पहले आप ये देखना चाहते हो क्या है कि आपके पास में जो डेटा अवेलेबल है, वो क्या-क्या है। तो इसे कहते हैं अवेलेबिलिटी, ह्यूरिस्टिक बोलते हैं। अब देखो, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक का मतलब ये होता है कि आपको, जैसे कुछ लोग होता है ना कि आप कुछ भी बोलोगे तो आपसे बोलेंगे मुझे पता है। मतलब आप उन्हें कुछ भी बताओगे तो वो अपने आप को गूगल ही समझेंगे और कहेंगे हाँ हाँ, ये तो मेरे को पता है, ये तो मैं जानता हूँ। और वो अपनी इस जल्दबाजी के चलते, मतलब उनको हर चीज पता हो, तो आप उनसे पूछोगे अच्छा ठीक है सर, जरा इसको एक्सप्लेन कर दो। तो वो कहेंगे कि मतलब अभी मैं पूरा ना एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मतलब मैं सब कुछ नहीं बता सकता इसके बारे में। मतलब उन्हें पता सब कुछ है लेकिन वो बता कुछ भी नहीं सकते। अब ध्यान समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। मतलब आप उनसे कुछ भी पूछेंगे कि यार ये काम ना मैं करना चाहिए, तो आपसे कहेंगे कि ये बिल्कुल करना चाहिए और इसके अंदर मतलब ये सब, मतलब थोड़ी बहुत आगे की बातें आपको बता देंगे। तो आप लोगों के साथ पूरा प्लान क्या है, तो वो कहेंगे एग्जैक्टली ना अभी वो सोचा नहीं है, मतलब अभी ना पूरा पता नहीं है। तो ये क्या है कि मतलब कुछ लोग ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिनके पास में कोई भी रिसेंट का कोई एग्जाम्पल होगा, या मतलब वो कुछ भी सोच रखा होगा उन्होंने, तो मतलब उनके वो जो रिसेंट के एग्जाम्पल्स हैं, उनके एग्जाम्पल्स के बिहार पर तुरंत डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। तो वो जो तुरंत डिसीजन लेने की जो मतलब आदत है, इसको बोलते हैं एबिलिटी ह्यूरिस्टिक। इसके अंदर क्या होता है कि कोई इंसान ना पूरे सारे सिनेरियो को देखता नहीं है, और मतलब सारे पॉइंट्स को कवर नहीं करता, पूरा स्टडी भी नहीं करके चलता और सारे रिसोर्सेज को एसेस भी नहीं करता। तो इसको बोलते हैं एबिलिटी ह्यूरिस्टिक बोलते हैं, जो कि एक एरर है। और इसको आप इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में डाल सकते हो। अब इस तरीके के लोगों को सॉल्व कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर हम उनसे कहेंगे कि सर बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है कि मतलब आपको पता तो सब कुछ है, तो कुछ और पॉइंट्स ना डिस्कस कर लेते हैं जो मतलब मैं भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेकर आ पाया हूँ। क्योंकि देखो यार, आपको ना, आपका मकसद ये नहीं है कि आप क्लाइंट को जाकर ये समझाओ कि वो बेवकूफ़ है या वो ये नहीं जानता। तो मतलब नेवर 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 टेल और नेवर नेवर फील दैट योर क्लाइंट इज स्टूपिड। तो ये बात हमेशा मान के चलो कि क्लाइंट हमेशा स्मार्ट होता है। तो क्लाइंट आपका हमेशा स्मार्ट है, और जो भी एक इन्वेस्टर होगा वो हमेशा स्मार्ट होता है। तो वो स्मार्ट होता है इसलिए वो सबसे ज़्यादा गलतियां भी करता है, क्योंकि स्मार्ट लोग ही सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक को समझते हो, मतलब कि इसको कुछ नॉलेज है लेकिन बहुत सारी नॉलेज नहीं है, तो इसकी कुछ नॉलेज को थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, वो इसके साथ डिस्कस करके इसको थोड़ा सा और डेवलप कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास में अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। और मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कि बताओ ये किस कैटेगरी के अंदर इसको डाला जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा कि इसमें कुछ नॉलेज होती है, कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, और उनको हम लोग रिलेट करना चाहते हैं अपने, मतलब और एकदम से किसी रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं, जबकि वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास कंप्लीट नहीं होती है और जानकारी हमारी अधूरी होती है, मतलब पूरी नॉलेज इसके अंदर नहीं होती है। अब देखिए, दूसरी हमारे पास में निकल के आती है, इसको बोलते हैं कन्फर्मेशन बायस। देखिए, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाऊंगा। कन्फर्मेशन बायस में क्या होता है कि कुछ लोग ना किसी चीज को, मतलब कुछ लोग ना हर चीज को लेकर बहुत ज्यादा स्केप्टिव होते हैं, मतलब कि हर चीज में कुछ ना कुछ ज्यादा जरूरत से ज्यादा, मतलब एक घर में ताला लगाएंगे उसे 3 बार चेक करेंगे। मतलब होता है कि एक बार ताला लगा दिया लेकिन उसको 3 बार चेक जरूर करेंगे। और मतलब किसी एक चीज के लिए, मतलब हाँ ना ज्यादा करेंगे, और उसके लिए उसके बाद में उसको वो हाँ करके चलेंगे। तो देखिए, जनरली क्या होता है, कंफर्मेशन बायस ना इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मतलब देखिए, कंफर्मेशन बायस में क्या होता है कि एक इंसान ऑलरेडी अपने मन में डिसीजन ले चुका होता है, और बस वो ये साबित करना चाहता है कि उसका डिसीजन ही सही है। तो कंफर्मेशन बायस में वो इंसान क्या करेगा, अपनी बात को सही साबित करने के लिए ऐसा बहुत सारा डेटा लेकर आएगा जिससे ये साबित हो सकता है कि उसकी ही बात सही है। तो देखिए, इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा डेटा, अब जैसे एक एग्जांपल की तरह मैं आपको समझाता हूँ कि कई बार क्या होता है कि किसी, मतलब कोर्ट के अंदर किसी केस को या किसी मिस्ट्री को सॉल्व करते समय, जब किसी कोर्ट के अंदर किसी केस या मिस्ट्री को सॉल्व किया जाता है, तो ये ना कभी भी किसी को मतलब कसूरवार नहीं मतलब ठहराया जाता। मतलब उस जगह पर मुझे, मतलब उसको एक मुलाजिम बोला जाता है कि ये एक मुलाजिम है, लेकिन ये नहीं कि ये कसूरवार है, मतलब कि इसके ऊपर शक किया जा सकता है। मगर इसी एंगल से मत सोचो कि यही जो व्यक्ति है आपके पास में ये कसूरवार है, मतलब ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। तो उस कंडीशन में मतलब देखकर चलते हैं कि क्या क्या सारे पहलू हुआ करते हैं। तो देखिए, इसके ऊपर काफी ज्यादा मतलब ये रिसर्च की जरूरत होती है। तो कंफर्मेशन वाइज में क्या होता है कि एक इंसान
एक तरीके का डिसीजन ऑलरेडी ले चुका होता है, और अब वो बहुत सारा ऐसा डेटा इकट्ठा करता है जो ये साबित कर सकता हो कि उसका जो डिसीजन है वो सही है। तो कंफर्मेशन बायस के अंदर हम लोग उस तरीके के मतलब लोगों को डालते हैं जो लोग आपके मतलब पहले से किसी सोची समझी बात को साबित करने के लिए कुछ चीजों का डिसीजन लेके मतलब कुछ बातें आपके साथ में लेकर चलेंगे, चाहे वो किसी चीज को करने की हो चाहे वो ना करने की हो। तो यहाँ पर हम इनको डाल देंगे कंफर्मेशन बायस के अंदर। और अब इस तरीके के लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है, तो यहाँ ये कहते हैं कि हाँ आप जो कह रहे हैं वो भी हो सकता है, मतलब आप जो कह रहे हैं वो भी एक संभावना है, लेकिन मार्केट तो संभावनाओं का खेल है, क्योंकि 100% तो इसके अंदर कोई भी कुछ कंफर्म नहीं कह सकता कि मार्केट किस तरफ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, कुछ और पॉइंट्स पे भी कंसीडर करते हैं, कुछ नया डेटा मार्केट में भी नया नया रिवील हुआ है। तो मतलब इस तरीके के लोग फिर आपके उस नए डेटा को जानने के लिए जिज्ञासु भी रहेंगे और इसको जरूर समझेंगे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास में, बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं फेमिलियरिटी वाइज। अब देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है फेमिलियरिटी बायस के अंदर, तो फेमिलियरिटी बायस के अंदर क्या होता है कि जैसे कि सपोज करो कि किसी एक पेट्रोल पंप के बारे में आपको ये जानकारी है कि यहाँ पर कभी छापा पड़ा था, तो वहां पर कभी छापा पड़ा था, अब आपको छापा पड़ने के बाद के उसके रिजल्ट के बारे में नहीं पता कि मतलब कि उस रिजल्ट उसका रिजल्ट क्या निकला कि वो दोषी पाया गया या नहीं पाया गया, क्योंकि पेट्रोल पंप तो आज भी चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में बात जरूर बैठ जाती है कि ये जो पेट्रोल पंप है ये चोर है। ये बात क्या होती है, फेमिलियरिटी बायस होगी, मतलब आपके पास में जो इन्फॉर्मेशन है जिसके साथ आप फेमिलियर हो, आप उतनी चीजों के बारे में जानते हो कि आपने डिसीजन ले लिया। अब जैसा ही डिसीजन नेगेटिव ऐसे कोई पॉजिटिव डिसीजन भी होते हैं। अब जैसे कि आपने टाटा के किसी प्रोडक्ट के बारे में सुना हुआ है, अब आप क्योंकि टाटा को जानते हो, टाटा के प्रोडक्ट के बारे में जानते हो, तो आपने ये अज्यूम कर लिया कि टाटा की जितनी भी कंपनियां होंगी वो सारी अच्छी होंगी। और अगर आपको कोई टाटा का शेयर सजेस्ट करके चल रहा है, तब आप उस कंडीशन में सोचते हो कि यार मुझे टाटा के शेयर के अंदर इन्वेस्ट कर देना चाहिए, देखिए मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप क्या करते हो, टाटा के शेयर के नाम से टाटा के शेयर में रिकमेंड करने लग जाते हो, अडानी के नाम से अडानी के शेयर्स में रिकमेंड इन्वेस्ट करने लग जाते हो, और रिलायंस के नाम से अंबानी के नाम से रिलायंस की किसी की रिलायंस की एक कंपनी है, आप क्या तुरंत जाकर इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर देते हो। तो ये क्या है, ये है आपका फेमिलियरिटी बाइस, मतलब कि आप एक ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हो जिस जगह पर, और देखिए अभी तक हम लोग आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करके चल रहे हैं, मतलब कि जिससे आप हम लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं वो एक ऐसा इन्वेस्टर है जो खुद भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर हमारी जो उससे बात होगी, तो हमें बहुत स्मार्ट लोग मिलेंगे और हमें उन स्मार्ट लोगों को बहुत ही स्मार्ट तरीके के साथ में उनको समझना भी है और अपनी बात को समझाना भी है। मतलब वो जो ये मान के चलते हैं कि आप एक म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप एक एजेंट हो, उसको आपको ये समझाना है कि आपके पास में फाइनेंस की भी नॉलेज है, मतलब आप फाइनेंस की नॉलेज रखते हो और आप इस प्रोफेशन में बाय चॉइस आए हो, अपने इंटरेस्ट की वजह से आए हो। तो यहाँ आपको अपनी इज्जत खुद कमानी पड़ती है। तो चीज निकल के आती है फेमिलियरिटी वाइज। तो फेमिलियरिटी वाइज के अंदर कोई भी इंसान सबसे पहले अपने आप को किसी ऐसी कंपनी के साथ में एसोसिएट करना पसंद करता है जिसको वो पहले से जानता है और उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करनी पसंद करता है। तो इसको हम बोलते हैं फेमिलियरिटी वाइज। अब इस तरीके के लोगों को किस तरीके से समझा जाए, तो फेमिलियरिटी वाइज आपकी समझ में आ गया। अब इस तरीके के लोगों को कैसे डील किया जाए, तो यहाँ आप बता के चलते हो कि एक कंपनी जो कि पुरानी कंपनी है, ये पुरानी कंपनी अपने पुराने मापदंडों के हिसाब से बहुत अच्छा कर रही थी और इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड हैं। तो मार्केट में और कुछ जब तक ये नया नहीं करेगी तब तक कुछ प्राइस डिस्कवरी नहीं निकल कर आ सकती, मतलब कुछ नए इन्वेस्टर्स और ज्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो क्यों ना हम लोग अभी कुछ ऐसे भी देखें कि कुछ नई कंपनियां जिसके पास मतलब कोई नया लोड नहीं है, जिसके पास में नई टेक्नोलॉजी है, जिसके पास में नई इन्वेंशन है, जिसके पास में न्यू आइडियाज हैं, हमें उनको भी एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए। अब ये भी है कि मतलब कि ये तो मतलब एक फेलियर भी हो सकता है, तो यहाँ बता के चलो कि हाँ ये फेलियर भी हो सकता है, लेकिन फेलियर की कॉस्ट क्या होगी, कम से कम ये महंगा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी जस्ट अभी अभी मार्केट के अंदर आई है, इसको तो कोई पैसे की जरूरत है, लोग इसको जानते भी नहीं है। तो इस कंडीशन में इसका जो शेयर है मतलब एक अट्रैक्टिव प्राइस पर हमारे लिए अवेलेबल होगा, और अगर ये कंपनी ग्रो करेगी तो इसके साथ हमारे भी ग्रो करने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, फैमिलिटी बायस वाले क्लाइंट के साथ में कुछ इस तरीके से आप इन्हें ट्रीट कर सकते हो, आप इनको डिस्कशन में अपने साथ मतलब लेकर आ सकते हो। तो देखिए मैं पे बातें करना ही सब कुछ है। सबसे पहले आप जिस क्लाइंट के साथ मिले, जिससे आपकी बात हुई, जिसके साथ आप बैठते हो, उससे कौन कितनी बढ़िया बातें करके चला जाएगा, बस आप इस समझो वो मार्केट से उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके चला जाएगा, उतनी ज्यादा यूनिट्स लेके चला जाएगा, उतनी ज्यादा स्कीम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स लेके चला जाएगा। अब देखिए फिर मेरे मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि मैं खुद एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ, तो मतलब किसी जगह पे मेरी बातों को केवल अपनी नॉलेज के लिए रख के चलिएगा, क्योंकि मैं आपसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर रहा हूँ, इनको किसी तरीके की कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं मानिएगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट थिंग हमारे पास में आती है हर्ड मेंटेलिटी। अब देखिए अब क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हर्ड मेंटेलिटी कई बार सही भी होती है, कई बार गलत भी होती है। देखिए जिस समय पर मैं एक ऑथराइज स्टॉक ब्रोकर था,
तो मतलब ऑथराइज ब्रोकर था, मतलब ऑथराइज पार्टनर था स्टॉक ब्रोकर का। तब उस कंडीशन में मेरे पास में जब क्लाइंट्स अपना अकाउंट खुलवाने के लिए आते थे, तब मैं उनसे पूछा करता था कि सर इस अकाउंट को खुलवाने के पीछे का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि देखो यार ये ना, ये हमारा फर्ज बनता है। मतलब मैं शुरू से, मैं था जिस समय पर आपके ऐसे म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर का एजेंट, उस समय पर भी मैं कुछ बड़ा ही सोचता था। जिस समय पर मैं ऑथराइज पार्टनर बना, मतलब स्टॉक ब्रोकर बना, तो उस समय पर भी मैं कुछ और ही सोचता था, और इन दोनों को मैंने सरेंडर किया क्योंकि मुझे अपने प्रोफेशन में आगे की तरफ बढ़ना था। तो उस जगह पर भी मैं यही सोचा करता था, मतलब कि मैं क्लाइंट से हमेशा डिस्कस करता था कि सर ये जो मार्केट के अंदर आप ये अपना अकाउंट खुलवा रहे हो, इसके पीछे का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आप किस तरफ जाना चाहते हो, किस तरफ आप अपने इस अकाउंट को ग्रो करते हो देख रहे हो। तो वहाँ पर मेरा डिस्कशन उनके साथ था, सर इस अकाउंट को खोलने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, और मतलब क्या आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करते हो, क्योंकि ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करने के लिए आपको अलग तरीके की कंपनी की तरफ जाना चाहिए जहाँ पर एक डिस्काउंट ब्रोकर आपको मिलता है, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। या आप मतलब ऐसे हैं कि एक बार इन्वेस्ट करके आप उसको छोड़ दोगे, तो उसके भी अलग तरीके के ब्रोकर्स होते हैं, जिससे कि मैं आपको सजेस्ट कर पाऊँ। तब उस कंडीशन में एक सज्जन थे, उन्होंने मुझे एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम बताया और मुझसे बोलते हैं कि मुझे इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो मैंने उनसे पूछा कि सर इसी कंपनी के अंदर आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करनी है? तो उसके बाद ये कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सभी लोग इन्वेस्ट करके चल रहे हैं और ये कंपनी बहुत अच्छी है। इसके अंदर हमारे सारे रिश्तेदारों ने इन्वेस्ट कर रखा है। तो बेसिकली क्या है कि ग्रुप इन्वेस्टमेंट हो गई। तो देखो हर्ड मेंटालिटी के अंदर क्या होता है कि हर्ड मेंटालिटी कई बार बहुत फायदेमंद भी होती है, कई बार नुकसान भी देती है। जैसे कि इस केस में, मतलब उनका जो डिसीजन था, उन्होंने जिस कंपनी के बारे में मुझसे बात की थी, सच में उस कंपनी ने अपने मल्टीपल स्टैंडर्ड्स, मल्टीपल रिकॉर्ड्स बनाए। पर कुछ केसेस में ये गलत भी रहता है। जैसे कि आप लोगों को एग्जांपल्स के थ्रू पता होगा कि कई लोगों ने आपके पास में किसी एक ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, और जैसे ही उसको स्टॉक मार्केट के अंदर वो लिस्ट होती है, तो सब लोगों की उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ गई, क्योंकि सबको लगता था कि बहुत पॉपुलर कंपनी है, इसके सॉल्यूशंस को हम लोग सभी इस्तेमाल कर कर चल रहे हैं। तो उस कंडीशन में जैसे ही वो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट होती है, तो बड़े इन्वेस्टर्स ने उसके अंदर अपने जो शेयर्स थे ऑफलोड कर दिए, मतलब बेच दिए। और इसके अंदर चाइना की कंपनी का काफ़ी बड़े शेयर्स थे। तो जैसे ही वो चाइना की कंपनी में शेयर्स बेच के जाती है एकदम से स्टॉक मार्केट में, मतलब इसके अंदर एक पैनिक सा क्रिएट होता है और एक बड़ी सेलिंग स्टॉक के अंदर देखी जाती है, और अभी तक ये स्टॉक अपने ओपनिंग प्राइस पर, जिस प्राइस पर लिस्ट हुआ था, उस प्राइस तक भी नहीं पहुंच पाया है। तो इन्वेस्टर्स का पैसा उसके अंदर फंसा हुआ है। तो हर्ड मेंटेलिटी कई बार हमारे लिए फायदेमंद भी होती है, और हर्ड मेंटेलिटी कई बार हमारे लिए लॉस में भी होती है। तो यहाँ पर जिसको सब खरीद रहे हैं, तो उसके पीछे के रैशनल्स को समझना भी जरूरी होता है। और हर मेंटेलिटी में जो मतलब पर्सन होते हैं, वो बेसिकली जिस तरफ सब जा रहे होंगे, जिस ट्रेंड को सब फॉलो कर रहे होंगे, वो उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करता है। तो इसको कहते हैं हम लोग हर्ड मेंटेलिटी कहते हैं। अब देखिए अगला जो हमारे पास में हमारे को जो इन्वेस्टमेंट का के लिए हमें एक इन्वेस्टर मिलेगा, या हमारे पास में कोई क्लाइंट मिल सकता है। तो ये एक ऐसा क्लाइंट होगा जो किसी ना किसी तरीके से मतलब लॉस से बचना चाहता है, इसको कहते हैं लॉस अवर्जन। देखो इसको इतना डर है अपने पैसे का कि ये रिस्क उठाना नहीं चाहता। अब ये जो लॉस अवर्जन है, इसको समझाना बड़ा मुश्किल काम है। अब लॉस अवर्जन में क्या होगा कि यार एक इंसान कहता है कि भैया हमारे 5,000 रुपये हमें पूरे मिल जाएंगे। अब आप कहते हो क्या स्टॉक मार्केट के अंदर सर ये बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है कि 5,000 आपको पूरे मिल जाएंगे। हो अगर कंपनी को लॉस हुए, तब आपको भी नुकसान होंगे, मतलब अगर कंपनी सफर करती है लॉसेस से, तो आपको भी नुकसान होंगे, और आपके 5,000 रुपये ये घट भी सकते हैं। तो कहते हैं कि पूरे भी डूब सकते हैं। तो आप कहोगे उस कंडीशन में हाँ, अगर कंपनी पूरी तरह बंद हो जाती है तो आपके पैसे पूरे पूरे डूबने के भी चांसेस बनते हैं। और कुछ इन्वेस्टमेंट्स तो ऐसी होती हैं जैसे कि मतलब ऑप्शंस या डेरिवेटिव जो होती हैं, तो उसमें तो इन्वेस्टमेंट पूरी जीरो होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो उस केस में मतलब मल्टीपल रिटर्न्स निकलने के भी चांस होते हैं। या सपोज करो आपने किसी ऐसी कंपनी को उधार दिया है जो कंपनी बंद हो गई, तो मतलब क्रेडिट रेटिंग जिसकी बहुत कम है, और ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो उस जगह पर कंपनी डूबी तो आपका पैसा भी डूबा, और जो इंटरेस्ट इनकम आती थी वो तो डूबी डूबी। तो उस कंडीशन में ये जो पर्सन होता है, इसको अपने पैसे से इतना प्यार होता है, और ये इस जगह पर मतलब इतना डर के चलता है कि वो मार्केट के अंदर कोई रिस्क इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि लॉस से बचना चाहता है। तो मतलब एक होता है प्रॉफिट सीकिंग, और एक होगा लॉस अवर्जन। तो हम लोग अपने क्लाइंट को लॉस अवर्जन ग्रुप में डालेंगे कि ये क्लाइंट एक लॉस अवर्जन ग्रुप क्लाइंट्स को बिलोंग करता है। अब इस तरीके के क्लाइंट्स को कैसे समझाया जाता है जरा समझिएगा। इस तरीके के क्लाइंट के साथ हम बैठकर बात करते हैं कि सर देखो, हम एक काम करते हैं कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो, आप देखिए वैसे ये काम तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का होता है और ये हमारा काम नहीं होता, लेकिन हम डिस्कशन में इसको ले सकते हैं कि मतलब कि मैं जो करता हूँ मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरी इनकम 1 लाख रुपए की है, तो मैं कुछ 1 लाख रुपए में से खर्चे भी करता हूँ। अब इस 1 लाख रुपए में से जो मैं खर्चे करता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान समझिएगा। तो इस 1 लाख रुपए में से जो मैं खर्चे करता था, इनकेस अगर वो खर्चे मैंने नहीं करे जो मैं खर्चा करने वाला था, और किसी वजह से मैंने अपने उस खर्चे को टाल दिया, मैंने कि वो खर्चा नहीं करा, तो मैं अपने आप को ये मान लेता हूँ कि वो पैसे मैंने अर्न करे, वो कमाई मैंने की। अब जैसे एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, मैंने मतलब अपने एक दोस्त से कहा कि यार मैंने कल ही कल में मतलब ना 1 लाख रुपए बचा लिए, 1 लाख रुपए कमाए।
वो कहता है भाई 1 लाख रुपए तूने कैसे कमाए? मैंने कहा कि यार देख, मेरा ना काफी टाइम से काफी ज्यादा मन था, और मतलब मेरे पास में कुछ पैसे भी थे। मैं एक आईफोन परचेज करना चाहता था, तो ये 1 लाख रुपए के आसपास का आता था, और उसको मैंने परचेज नहीं करा। और मैंने अपने ही फोन के अंदर के लिए मैंने एक 1500 रुपए का माइक मैंने परचेज कर लिया, और उससे मेरा काम बहुत ही बढ़िया चल रहा है। रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी हो रही है, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है। और मतलब मेरे एक दोस्त ने तो मुझे उसके अंदर 4K तक के भी फीचर्स होते हैं मेरे मोबाइल के अंदर, ये मुझे समझा दिए रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो मैंने अपने पैसे बचे, जो बचाए बेसिकली वो पैसे मैंने अपने कमा लिए, मतलब 1 लाख रुपए मैंने कमा लिए। तो वो 1 लाख रुपए मैंने कमा लिए। तो इस तरीके से हम उस क्लाइंट से कहते हैं कि सर आप ना कुछ अपने खर्चे ऐसे होते हैं, इनको आप अगर आप वॉच करोगे, तो कुछ जगहों पर मतलब वो छोटी से मतलब वो जो बड़ा खर्चा है, उस बड़े खर्चे को कम किया जा सकता है। तो जो खर्चा आपने अपना कम किया, आपने वो खर्चा जो कम किया, वो बेसिकली आपने कुछ पैसा अपना अर्न कर लिया। तो ये आपकी अर्निंग एक तरीके की एक्स्ट्रा अर्निंग है, और आप अपनी इस एक्स्ट्रा अर्निंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये पैसा तो आपका खर्च होने वाला था। अब ये जो खर्च होने वाला था, ये एक्स्ट्रा अर्निंग है, आपको इसकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। तो आप चाहो तो आप इसका रिस्क उठा सकते हो, क्योंकि ये पैसा अगर और बढ़ के मिल गया तो बहुत अच्छा रहेगा। इसे एक और एग्जांपल समझा दो। देखो हमारा मतलब मेरा प्लान था मेरी मतलब वाइफ के साथ में कि चलो हम लोग ना गोवा घूमने चलेंगे। तो गोवा घूमने चलने का प्लान हम लोगों ने बनाया, और हमने उस जगह पर मतलब किसी वजह से उस प्लान को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया, और उस पैसे को हमने किसी जगह पर इन्वेस्ट कर दिया, और हमारी इन्वेस्टमेंट ग्रो कर गई। अब जब हमारी वो इन्वेस्टमेंट ग्रो कर गई, तब हम लोगों ने अपने उसी गो के जो खर्चे से अपने थोड़ा और आगे चले गए, और हमने अपना एक फॉरेन ट्रिप अपना प्लान कर लिया। हालांकि वो उससे महंगा पड़ा, लेकिन मतलब हमने अपना फॉरेन ट्रिप अपना प्लान कर लिया, क्योंकि एक जगह पर हमने अगर पैसे बचाए, तो जो पैसे हमने अपने बचाए वो पैसे हमने अपने कमाए, और जो पैसे हमने कमाए हमने उनको इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि हमारी एक्स्ट्रा इन्वेस्ट मतलब एक्स्ट्रा अर्निंग थी। और ये पैसा हमारा इन्वेस्ट हो गया, तो आने वाले वक्त में अगर ये ग्रो हो गया, तो हम इससे और बड़ी मतलब अपनी चीजें प्लान कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में लॉस एवर्जन। तो देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप उसको समझाओगे कि मतलब कि आप पहले उन खर्चों को आइडेंटिफाई करो जिनको आप बचा सकते हो, ठीक है, और जो आपके लिए अननेसेसरी है, वेस्टेज थे आपके लिए। अब देखिए, अब लॉस अवर्जन के बाद अब मैं आपको अगली तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पर आता है कि एक क्लाइंट आपको मिलेगा जिसको जो ओवर कॉन्फिडेंट है। अब ये भी मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए ओवर कॉन्फिडेंस बायस में क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंट बायस में क्या होगा कि ये पर्सन अपनी नॉलेज के साथ मतलब अपनी नॉलेज के ऊपर इतना कॉन्फिडेंट फील करता है कि जो वो सोच रहा है वो बिल्कुल सही है, और इसकी वजह से वो लाइफ में बड़े रिस्क लेने को तैयार है। आप देखिए, ध्यान समझिएगा। क्या हुआ कि मतलब ना हमने सपोज करो कुछ रिकमेंडेशंस दी। अब हमारी उन रिकमेंडेशंस के कुछ ऐसे रिजल्ट्स कभी निकल कर आ गए, तो अगला क्लाइंट, और फिर उसके बाद में मतलब मार्केट अपना हाई पे चला गया। अब उस टाइम पर कोई क्लाइंट आता है कि तुम्हारी पीछे की कुछ रिकमेंडेशंस के अच्छे रिजल्ट्स निकल कर आए थे, तो अब मैं ना ज़्यादा पैसा लेकर मार्केट में आया हूँ, ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो हम उसको बता के चलते हैं कि सर देखो, इस समय पर मार्केट अभी अपने हाई पर है, तो ये आपको इससे ज़्यादा पैसा आपको तब कमा के दे सकता है जब इससे ज़्यादा और ऊपर जाएगा मार्केट, तब जाके पैसा कमा के दे सकता है। तो इस समय पर मतलब इतना ज़्यादा रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी पीछे से खरीद के लेकर आए हैं, वो शायद प्रॉफिट भी अपना बुक कर चलेंगे। तो कोई शायद महंगा खरीदने में थोड़ा कम इच्छुक होगा, और जो पीछे से सस्ता खरीद के लाया था वो उसको बेचने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। आप भी सर अगर किसी 100 रुपए की चीज़ के अगर आपको 1000 रुपए मिल रहे होंगे, तो आप उसको मतलब और वापस नहीं खरीदोगे 1000 रुपए में। आप पीछे 100 रुपए में आप उसको खरीद के लेकर आए थे, तो 1000 रुपए में आप उसको बेचना पसंद करोगे, कि वापस जब कभी ये हो जाएगी थोड़ी सस्ती, ये 500 रुपए के आसपास की हो जाएगी, तब मैं इसको वापस से खरीद लूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि ना आप ओवर कॉन्फिडेंस वाले क्लाइंट्स को थोड़ा समझा सकते हो कि अभी अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कम है, और मतलब रिस्क थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, तो आप चाहो तो उस समय पर अपने इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हो। लेकिन एक एक ना मतलब एक नॉशनल लॉस भी हो सकता है इसमें। आपको नॉशनल लॉस ही होगा कि आपकी हो सकता है अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाए, मतलब ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाए। जो हो सकता है जिस चीज को मैं 1000 की कह रहा हूँ, कल हो सकता है 1200 की या 1500 की हो जाए। तो आप उस कंडीशन में ये मत समझिएगा कि मैंने आपको नुकसान करा है, मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा वार्न किया है ऐसे समय पर जिस समय मार्केट थोड़ा हाई पर है, क्योंकि लोग इसको काफी पीछे लो से परचेज करते हुए आए हैं। तो ये क्या है, एक ओवर कॉन्फिडेंस बायस होता है, जिसमें कोई इंसान मार्केट की तेजी को देखते हुए मार्केट में एक बड़ा रिस्क लेने के लिए आ जाता है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है। अब देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस तब कभी भी नहीं आता जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है। तो जिस वक्त तो मार्केट नीचे गिर रहा होता है, और मैं आपको आज मैं दिखाऊंगा अभी इस चीज के बारे में, कि जिस वक्त तो मार्केट नीचे गिर रहा होता है, उस समय पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई नहीं आता। मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग तब आते हैं जिस समय पर मार्केट ऊपर चढ़ रहा होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। अब देखिए, नेक्स्ट थिंग हमारे पास में आती है रीसेंसी बायस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रिसेंसी बायस में क्या होगा कि अभी रिसेंट के अंदर कुछ इवेंट्स हुए, तो अभी अगर रिसेंट के अंदर कोई इवेंट्स हुए, तो उन इवेंट्स को लेकर कोई इंसान इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका होता है कि वो उससे उभर ही नहीं पाता, उससे बाहर ही निकल पाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि कोरोना आया, तो लोगों ने ये सोचकर, क्योंकि कोरोना का कोई इलाज नहीं पता था,
और लोगों को लगा कि दुनिया दस्त खत्म ही हो गई है, और कि मतलब कि कुछ हो ही नहीं पाएगा। और फिर उस कंडीशन में सारे स्टॉक्स अपने बेच के चले गए। और सब जो उन्होंने स्टॉक्स अपने बेचे, एकदम से क्या हुआ, मार्केट के अंदर एक लोअर सर्किट लगे, और मार्केट के अंदर एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिला। अब मार्केट के अंदर जैसी कोरोना की सेकेंड वेव आई, तो बस लोगों के दिमाग में एकदम से ये आया कि जो पहले हुआ था वो दोबारा भी होगा। तो मार्केट में सेम चीज दोबारा नहीं होती, ये बात मान के चलिएगा। तो ये मानते हुए कि ये चीज दोबारा होगा, लोगों ने फिर दोबारा से वैसी एक्शन लेने शुरू कर दी जो उस समय कोरोना के टाइम पर हुए थे। पर वो एक्शंस आपका दोबारा से रिपीट नहीं हो पाए, और मार्केट में एक चेंज आ गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिसेंसी बायस। तो रिसेंसी बायस के अंदर, रिसेंसी बायस जन्म देता है आपके ओवर कॉन्फिडेंस को। तो रिसेंसी वाइज से ही आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आता है। तो जब कभी भी आपके कोई क्लाइंट आपको रिसेंट मतलब इवेंट के साथ में उसको रिलेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर उनको थोड़ा सा वार्न कर सकते हो, थोड़ा सा आपको समझा सकते हो कि सर ये ना, ये एक तरीके से मतलब पॉसिबल भी है, और शायद ऐसा है कि ये पॉसिबल ना भी हो, क्योंकि चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं अब पहले से ज़्यादा। मतलब इस प्रॉब्लम के बारे में हम लोग जानते हैं, और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी सब लोगों को पता होंगे। जैसे कि अब सभी लोग लीमन ब्रदर्स क्राइसिस के टाइम को, हर्षद मेहता के क्राइसिस के टाइम को बार बार याद करके सबको ये समझाते हैं कि देख लो, वो वक्त भी याद रखो, वो भी हो सकता है, इसलिए तुम मार्केट में इन्वेस्ट ही मत करो। तो मतलब वो चीज़ भी समझाई जाती है। तो यहाँ पर हम ये समझाते हैं कि सर उस क्राइसिस से हम उभर गए, और उस क्राइसिस को हम लोग जानते भी हैं। तो अब शायद हम ना किसी और तरफ जाके कुछ नए क्राइसिस की तरफ जा सकते हैं, पर शायद वो चीज़ हमारे को दोबारा देखने को ना मिले। तो ये हमारे पास में इनके ऊपर बेस्ड हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको इनको एक्सप्लेन किया है। अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एक नई चीज लेके चलते हैं कि अब जब कभी भी आप किसी पोर्टफोलियो को क्रिएट कर रहे होते हो, या मतलब आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो, तब आप उस कंडीशन में अपने एसेट्स को डिसाइड करते हो कि एसेट्स में किस एसेट के अंदर आप कितने कितने पैसे अपने इन्वेस्ट करके चलोगे। तो जो आप एसेट के अंदर पैसे इन्वेस्ट करके चलते हो, आप इसको बोलते हो एसेट का एलोकेशन। तो मतलब आप ये देके चलते हो कि इक्विटी को मैं कितने पैसे देके चलूंगा, मैं गोल्ड को कितने पैसे देके चलूंगा, ठीक है, या फिर मैं मतलब डेप्ट के अंदर कितने पैसे डाल के चलूंगा। तो आप अपने जो एसेट्स क्रिएट कर रहे हो, आप उन अपने एसेट्स के अंदर कुछ एलोकेशन करके चलते हो। इसको आप बोलते हो एसेट एलोकेशन बोलते हो। तो ये एसेट एलोकेशन के अंदर हमारे पास में दो तरीके के एसेट एलोकेशन आ गए, बल्कि इसके अंदर तीन चीजें आती है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कैसे कैसे। तो देखो, सबसे पहले होती है हमारे पास में स्ट्रेटेजिक। तो देखो, एक है हमारे पास स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन, और देखो एक है हमारे पास में डायनामिक। अब देखो, इसके बाद में मैं एक और चीज भी समझाऊंगा। इन दोनों के साथ में एक चीज होती है, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर ही एक चीज आती है, इसको बोलते हैं रीबैलेंसिंग, ठीक है। और अब देखिएगा, अब हमारे पास में आता है स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। तो स्ट्रेटेजिक एलोकेशन के अंदर, हाँ देखिए, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेटेजिक एलोकेशन के अंदर क्या होता है कि हमने ये माना कि मान लो मैं गोल्ड को 30% देके चलूंगा अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का, और मैं अपने फिक्स इनकम को, जिससे मेरे को फिक्स इनकम आती है, इसको मैं 20% देके चलूंगा। और यहाँ पर मैंने जो अपना इक्विटी है, इक्विटी के लिए मैं थोड़ा सा एग्रेसिव रहा, तो मैंने कहा सपोज करो मैं 50%, और एक एग्जांपल है, तो 30% का, 20% के, 50% का एसेट एलोकेशन में करके चलूंगा। ये मैंने अपना डिसाइड किया एसेट एलोकेशन के लिए, ठीक है। ये मेरा स्ट्रेटजिक था। तो मैंने ये सोचा कि मैं 30% डालूंगा गोल्ड में, 20% डालूंगा फिक्स इनकम में, और इक्विटी के अंदर 50% डालूंगा। अब क्या होता है कि एक साल के बाद में हो सकता है, क्या कहते हैं कि मेरा जो 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो था, तो मेरा 1 लाख का जो पोर्टफोलियो था, अब वो बड़ा हो गया। इसमें हो सकता है कि गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई हो, या फिक्स इनकम ज़्यादा बढ़ गई हो, या हो सकता है इक्विटी ज़्यादा बढ़ गई हो। तो उस कंडीशन में मेरा जो पोर्टफोलियो, अब सपोज करो 1,75,000 का हो जाता है, 1,75,000 का हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हो सकता है कि मेरे पास गोल्ड, अब मैं देखूंगा उस कंडीशन में, इस पोर्टफोलियो में अब जो गोल्ड की वैल्यू है वो कितनी है। जो पहले आपके पास में गोल्ड की वैल्यू 1 लाख के पोर्टफोलियो में थी, वो कितनी थी, 30,000, ठीक है। जो फिक्स इनकम की थी वो थी 20,000, और जो इक्विटी की थी वो कितनी थी मेरे पास, 50,000। अब हो सकता है ये जो 75,000 मेरे पास में हुए हों, ये केवल इक्विटी की वजह से हुए हों। हो सकता है कि 75,000 रुपये मेरे पास इक्विटी के हो गए, और जो पैसे आपके मतलब 50,000 की इक्विटी, मतलब 75,000 की कर्म हो चुकी है। और ये जो आपके पास में 30,000 है, ये अभी भी कितना है, 30,000 ही है, ठीक है जी। ये 30,000 है, और ये कितना है आपके पास में, ये थोड़ा सा और बढ़ गया, फिक्स इनकम हो सकता है थोड़ी सी बढ़ गई हो। तो देखो हमारे पास में ये 30,000 है, तो हमारे पास में क्या हो गया, 30, और ये हो गया हमारे पास में 75।
अच्छा, ये 50,000 का 75,000 हुआ, इसको थोड़ा सा और बढ़ा, चलो 75 रहने देते हैं। तो ये 1,05,000 हो गया, और ये हमारे पास में क्या हो चुकी है, हमारे पास 20,000 से बढ़कर 55,000 हो चुकी है, सपोज करके चलिएगा। ठीक है जी, तो अब हमारे पास में जो हमारा ये 1,75,000 हो गया। तो अब अगर आप देख के चलोगे, तो मेरे पास में जो गोल्ड है, ये गोल्ड पहले 1 लाख के अंदर कितना था, 30,000 था। ठीक है, तो गोल्ड पहले मेरे पास 1 लाख के अंदर कितना था, 30,000। अब ये जो गोल्ड है मेरे पास 1,75,000 में, ठीक है जी, 1,75,000 के अंदर कितना है आपके पास में, 30,000 है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मेरी एसेट एलोकेशन है, तो मैं 3 जो काट देता हूँ, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो उस कंडीशन में मेरे पास में निकल कर आती है 3,000। ठीक है जी, और डिवाइडेड बाई कितना आपके पास में, 175। तो 3,000 को अगर आप 175 से डिवाइड करोगे, तो मैं एक बार इसको डिवाइड करके देख लेता हूँ। मेरे पास में, मैं जाता हूँ अपने कैलकुलेटर पर, और मैंने 3,000 को डिवाइड कर दिया किससे, 175 से। ठीक है, तो मेरे पास में अब जो गोल्ड की एलोकेशन है वो कितनी हो गई है, 117% हो गई है। तो जो मैं गोल्ड को 30% की एलोकेशन देके चल रहा था, अब वो कितना हो चुका है, 17% हो चुका है। अब इस कंडीशन में ऐसी में अगर आप इक्विटी को देके चलता हूँ, तो मेरे पास इक्विटी की एलोकेशन कितनी हो गई है। तो इस जगह पर जो मेरी इक्विटी है, इक्विटी पहले थी 50,000 थी, मतलब 50% थी एलोकेशन, और अब वो कितनी हो चुकी है, अब वो 75,000 हो चुकी है, बढ़ के 75,000 हो गई है। इस पूरे 1,75,000 में से, 175,000 में से। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितना आपके पास में, 100 कर दीजिए। तो मैंने क्या करा आपके पास में, पहले तो 3 जीरो काट देता हूँ। ठीक है, ये 3 जीरो कट गए, ये 75, 1 जीरो, एक सेकंड गलती हो गई इसके अंदर, एक मिनट। ठीक है, ये, तो देखिए मेरे पास 75,000 थे, ये इस तरीके से। तो सबसे पहले मैंने 3 जीरो काट दिया। अब 75 100 डिवाइड बाई 175 है, तो मेरे पास है 7500 डिवाइडेड बाय कितना है, 175 है। तो ये होगी मेरी 42% हो गई है। अब देखिए इक्विटी कितनी बन गई मेरी, 42% बन गई है। ठीक है, और जो पैसा मैंने फिक्स इनकम में डाला था, अब मेरा फिक्स इनकम को भी देख लेता हूँ कि मेरी फिक्स इनकम कितनी हो गई है। तो फिक्स इनकम अब इस 175, 1,75,000 में से, 1,75,000 में से कितनी है आपके पास में, 55,000 की वेटेज रखती है, 55,000 की वेटेज रखती है, और मल्टीप्लाई बाय कितना आपके पास में, आपने इसको 100 कर दिया। तो फिर से मेरे 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए, और 5500 को डिवाइड बाय 175 कर दिया। तो देखिए मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ। 5500 को मैंने डिवाइड कर दिया किससे, 175 से डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास 31% की इसकी आ चुकी है। तो मतलब फिक्स इनकम कितनी हो गई है, 31% आ गई है। अब लॉजिकली समझ के चलना, बेसिकली क्या था, मतलब पहले पहले क्या था और अब क्या है, ये दो चीजें देख के चल रहे हैं। तो पहले गोल्ड था 30%, पहले फिक्स्ड इनकम कितनी थी, फिक्स्ड इनकम थी हमारे पास में 20%, और इक्विटी कितनी इन्वेस्ट की थी हम लोगों ने, वो थी 50%। ठीक है, अब देखिएगा सेकंड आपके पास में, अब हमारे पास में सेकंड सिनेरियो जो हमारा बना है, तो उसमें गोल्ड हमारा 30 की जगह आ चुका है 17% नए नए पोर्टफोलियो में। और जो हमारी फिक्स इनकम थी वो कितनी आ चुकी है, 31% आ चुकी है, इंक्रीज हो गई है। और हमारे पास में जो इक्विटी है, अब इक्विटी कितनी हो गई है आपके पास, इक्विटी 42% हो गई है। ठीक है, तो देखो अब आप इसको ना दोबारा से अगर रीबैलेंस करोगे, आप ना इसी रेशो में आप इसको रीबैलेंस करना चाहते हो, आप इसको 17 से वापस 30 करना चाहते हो, तो क्या करोगे, आप गोल्ड को परचेज करोगे। अच्छा, अब आप ना इसको इक्विटी को 42 से कितना करना चाहते हो, वापस इसको 50 करना चाहते हो, तो इसको भी क्या करोगे, आप परचेज करोगे। और तो मतलब परचेज करने का मतलब है कि आप इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करोगे। ठीक है, और यहाँ पर जो फिक्स इनकम है, फिक्स इनकम आपको 31% कमा कर दे रही है। तो फिक्स इनकम ने आपको 31 कमा के, मतलब ये 20 से इसकी वेटेज कितनी हो गई, 31% हो गई है। तो इसकी वेटेज को आपने डिक्रीज करके वापस से 20 पर लेकर आना है। तो आप इसको क्या करोगे, डिक्रीज करोगे, तो मतलब क्या करोगे, आप इसे सेल करोगे, या आप इसके कुछ पोर्शन से एग्जिट करोगे। तो ये आपका जो एग्जिट कहलाएगा, ये आपका पार्शियल एग्जिट कहलाएगा। तो आप इसमें कुछ प्रॉफिट बुक करोगे, कहने का मतलब है कि आप इसमें कुछ प्रॉफिट अपना बुक कर लोगे। तो आपने फिक्स इनकम में से कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया, और उस प्रॉफिट को आपने री इन्वेस्ट कर दिया किसके अंदर, गोल्ड के अंदर और इक्विटी के अंदर, जिससे कि आपका जो वेटेज थी वो वापस से कितनी रही, 30, 20 और 50 रही। तो कहने का मतलब है कि 13% आपने इंक्रीज करा गोल्ड के अंदर, 8% आपने इंक्रीज करा इक्विटी के अंदर, और आपने तकरीबन तकरीबन 31 11% आपने डिक्रीज करा। तो 11% आपने डिक्रीज करा,
13% इसके अंदर इंक्रीज करा और 8% आपने क्या करा इसके अंदर इंक्रीज किया। तो इससे आपकी वेटेज वापस से अब जो बन जाएगी वो 30, 20 और 50 की बन जाएगी। तो ये क्या है कि आपने डिसाइड कर चुके हो कि एसेट एलोकेशन के अंदर मेरे पास स्ट्रेटेजिकली मुझे कुछ इस तरीके से प्लान करके चलना है। तो ये मेरी एसेट एलोकेशन कैसी है, मेरी स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन है, मैं इसी रेशियो में इसके अंदर इन्वेस्ट करके चल रहा था। अब देखो एक और चीज आती है हमारे पास में, इसके अंदर होता है डायनामिक। अब देखो ये जो पार्ट मैंने करके दिखा ये पूरा रीबैलेंसिंग कहलाएगा। अब एक पार्ट आता है डायनामिक। अब देखिए डायनामिक के जो जब डायनामिक एसेट एलोकेशन की बात आती है तो इसके अंदर मैनेजर की इन्वॉल्वमेंट होती है, मतलब आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है। वो क्या होता है, आप मार्केट में अपॉर्चुनिटी बेस्ड एडजस्टमेंट करते हो, अपॉर्चुनिटी बेस्ड एडजस्टमेंट करते हो। ठीक है, अब देखो अपॉर्चुनिटी बेस्ड एडजस्टमेंट कैसे करते हो, तो देखिए अपॉर्चुनिटी बेस्ड एडजस्टमेंट करने के लिए आप क्या करते हो कि जिस समय पर गोल्ड सस्ता आपने गोल्ड खरीद लिया, फिर गोल्ड महंगा हो गया तो आपने गोल्ड को बेच दिया, उसमें आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर उस समय पर इक्विटी सस्ती थी, आपने इक्विटी खरीद ली, फिर इक्विटी महंगी हो गई तो आपने क्या करा, इक्विटी को बेच दिया। तो आप क्या करते हो, चर्न करते रहते हो, जैसे कि एक सेक्टर से आपने पैसा निकाला और आपने किसी एक और सेक्टर के अंदर उस पैसे को आपने डाल दिया। तो ये जो एलोकेशन कहलाता है, ये कहलाता है आपके पास में डायनामिक एसेट एलोकेशन कहलाता है। और स्ट्रेटेजिक में क्या होगा कि आपने एक स्ट्रेटजी बना रखी है कि भाई आपकी इन्वेस्टमेंट जब भी होगी वो गोल्ड में 30 रहेगी, फिक्स इनकम में 20 रहेगी और इक्विटी में 50 रहेगी। और जब कभी भी आपके पास में आपका पैसा बढ़ेगा तो आप उसमें से मतलब उसे कुछ वापस से रीबैलेंस इस तरीके का करोगे कि वह आपकी एसेट एलोकेशन हमेशा फिक्स रहेगी, 30, 20 और 50, या कुछ भी आप रख सकते हो किसी भी रेशो में, तो ये रख सकते हो। तो एक है स्ट्रेटेजिक जिसके अंदर आपने एक स्ट्रेटजी बनाकर एसेट को एलोकेट किया हुआ, और एक है डायनामिक जिसके अंदर मैनेजर अपॉर्चुनिटी बेस्ड एडजस्टमेंट्स कर चल रहा है कि अपॉर्चुनिटी गोल्ड के अंदर ज़्यादा लग रही थी तो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करता था, और अपॉर्चुनिटी अगर इक्विटी के अंदर ज़्यादा लगती है तो वो इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करके चलता है। तो ये एसेट एलोकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट है और ये आपके काम का भी है ना। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें जब आपने करी तो आपने देखा इन सब के अंदर कितना कुछ आपको कैलकुलेशन करना पड़ा, कितना आपको सोचना पड़ा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो निकल करती है, अब देखिए यहाँ से आपकी ना पिच स्टार्ट होती है। यहाँ तक आपने क्लाइंट को जो भी कुछ समझाया, तो ये सब कुछ क्या है कि एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू समझाया, और आपका क्लाइंट खुद एक इन्वेस्टर है और वो आपके साथ में डिस्कशन करके अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करके चल रहा है, और आप भी उससे जब अपने एक्सपीरियंसेस उसे बताकर चलो तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में ट्यूनिंग अच्छी बन रही है। क्योंकि देखो मैंने आपसे कहा कि नेवर नेवर थिंक योर क्लाइंट इज ए स्टूपिड पर्सन, ये कभी भी मत सोचो आप, क्योंकि आपके क्लाइंट को या के पास सचमुच का पैसा है, और वो सचमुच का पैसा मार्केट में अपने सचमुच के सपनों के लिए खर्च करना चाहता है, जिसमें आपका शेयर बहुत ही छोटा सा होगा। तो आप अपने एक बहुत छोटे से शेयर के लिए किसी के सचमुच के पैसे के साथ, किसी के सपनों के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो आपको हमेशा सच बोल के चलना है, और आपको हमेशा समझा के चलना है, हमेशा समझ के चलना है कि पॉसिबिलिटीज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, रिस्क क्या है। तो यही वजह होती है आपके पास में कि आप क्लाइंट्स को सारे रिस्क कैलकुलेट करके चलते हो। तो ये जो स्टार्टिंग की जो लेक्चर्स है, ये आप ये समझो, यही आपकी फाउंडेशन है और यही आपके बेसिक्स हैं। और ये समझो ये आपके एथिक्स हैं। ये जो एथिक्स हैं, जब आप किसी क्लाइंट के साथ बैठते हो तो आपका क्लाइंट के साथ एक कनेक्शन बनाते हैं, या आप क्लाइंट के साथ कनेक्ट होते हो। और जैसे ही आप क्लाइंट के साथ कनेक्ट होते हो, अब वो आपसे आगे की बातें करके चलते हैं, क्योंकि अब वो आप पे यकीन करता है कि आप भी कहना कि उसको समझ के चलते हो। तो अब आप उसे ये चीज़ समझाते हो कि देखो सर, कई बार ऐसा होता है, ऐसे एग्जाम्पल से समझा के चलते हो आप कि यार एक मकान है, ठीक है। अब एक मकान है, अब एक मकान सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मकान के लिए हमारे को एक प्लॉट खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अब इस प्लॉट को परचेज करने के बाद में हमारे को इसके पास में एक एक मैप बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस मैप के बाद हमें इस मैप का अप्रूवल लेना पड़ेगा, अथॉरिटीज के पास जाना पड़ेगा अप्रूवल के लिए। अथॉरिटीज के पास हम जाएंगे इसके अप्रूवल के लिए, और अथॉरिटी पे अप्रूवल के लिए जाने के बाद में फिर हमें इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमारे को मतलब कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, लेबर चाहिए, सब कुछ सब चाहिए होगा। कॉन्ट्रैक्टर चाहिए हमारे को, मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, लेबर चाहिए, और इन सब के अंदर हमारे को अपनी एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए हमारी। और दूसरा ये आपके पास में टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं आपके पास में, कुछ ऐसा करते हैं कि जैसे चार लोग आपस में मिल गए, तो चार लोगों ने मिलकर आपके पास में क्या करा, एक बिल्डर से कांटेक्ट किया, ठीक है। चार लोगों ने मिलकर बिल्डर से कांटेक्ट किया कि हम एक प्लॉट खरीद के, हम प्लॉट हमारा, और इसके ऊपर आप हमें कंस्ट्रक्शन आप करके दोगे, अब क्या चार्जेस आप हमसे लेके चलोगे। और इन लोगों ने कुछ तरीके से डिवाइड कर लिया कि इस प्लॉट के ऊपर हम लोग आपके पास में पार्किंग बनाएंगे, पार्किंग के बाद ग्राउंड फ्लोर बनाएंगे, फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे, सेकंड फ्लोर बनाएंगे, थर्ड फ्लोर बनाएंगे आपके पास में। और फिर इस तरीके से आपस में डिवाइड करके चलते हैं कि मतलब कि पार्किंग में किसकी क्या क्या पार्किंग होगी, ग्राउंड फ्लोर कौन लेना चाहता है, फर्स्ट फ्लोर कौन लेना चाहता है, सेकंड फ्लोर कौन लेना चाहता है, और थर्ड फ्लोर कौन परचेज करना चाहता है। तो ये क्या हुआ आपके पास में कि अब ये जो पैसा है, ये किसी मतलब, और ये सारा का सारा जो काम है,
ये इन्होंने क्या करा, बिल्डर के ऊपर ट्रांसफर कर दिया कि ठीक है बिल्डर इस काम को हमें करके देगा और इसके लिए हमसे कुछ पैसे अपने चार्ज कर लेगा। अब ये चीज़ आगे डेवलप होगी कि हम ऐसे किसी बिल्डर को ढूंढ लेते हैं, हो सकता है कि आप केवल एक ऐसे व्यक्ति हो जो फर्स्ट फ्लोर परचेज करना चाहते हो, बाकी किसी को आप नहीं जानते हो। ठीक है जी। तो क्या होता है कि आप किसी बिल्डर के पास जाके कॉन्टैक्ट करते हो कि क्या उसके पास कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसमें फर्स्ट फ्लोर अवेलेबल है, तो वो आपको दिखा देगा कि हाँ यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर इन बिल्डिंग्स के अंदर अवेलेबल है। अब आपको अपनी पसंद की लोकेशन मिल गई, आपको अपनी पसंद का बिल्डर मिल गया, अपनी पसंद का मैप मिल गया, अपनी पसंद का वर्क मिल गया, आपने देख लिया। और वहां पर जाकर आपने उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया, तो आपने जाकर उसके जब सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया तो आपने फाइनली अपने एक अप्रूवल लेकर आपने अपने फर्स्ट फ्लोर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी। अब आपको नहीं मतलब है बाकी सारे इन्वेस्टर से, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। एज पर डॉक्यूमेंट्स अब आप फर्स्ट फ्लोर के ओनर हो और आप उस फर्स्ट फ्लोर के ओनरशिप राइट्स को कभी भी मतलब वापस जो है बेच सकते हो, आपका जब आपका मन करेगा आप उसको वापस बेच सकते हो। तो ये सारी चीज़ क्या हुई आपके पास में कि आपने किसी एक्सपर्ट को अप्रोच किया और आप लोगों ने एक क्यूमुलेटिव एफर्ट डाला, और क्यूमुलेटिव एफर्ट डालकर आप लोगों ने पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर ली, जबकि एक इंसान के लिए पूरा घर बनाकर उसमें से फर्स्ट फ्लोर लेना और फिर उसके बाद ग्राउंड फ्लोर किसी और को बेचना, सेकंड किसी और को बेचना, थर्ड फ्लोर किसी और को बेचना, थोड़ा मतलब ज़्यादा टेक्निकल या टाइम कंज्यूमिंग रहता। तो या तो आप 4-5 लोग दोस्त आपस में मिलते और मिलकर एक प्लॉट खरीद के मतलब किसी बिल्डर से कॉन्टैक्ट करके अपना मकान बनवाते हैं, या आप किसी बिल्डर से कॉन्टैक्ट करते हो और उसकी किसी स्कीम के अंदर जाकर आप एनरोल हो जाते हो एज पर डॉक्यूमेंटेशन, और फिर आप उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हो। तो ये ना थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है लोगों को, तो यहाँ पर आप उसी चीज़ समझा के चलते हो कि सर बिल्कुल ऐसे ना कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बेसिकली क्या है, ट्रस्ट है। अब इन ट्रस्ट के अंदर कौन है, एक्सपर्ट्स हैं, इन ट्रस्ट के अंदर कौन है, एक्सपर्ट्स हैं। और ये जो एक्सपर्ट्स हैं आपके पास, ये एक्सपर्ट्स हैं अपने अलग अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट्स को टैकल करने के लिए, और इनके पास भी इस ट्रस्ट को बनाए समय पर, जिस समय पर इस ट्रस्ट को बनाया गया तो इस ट्रस्ट ने जब अप्रूवल लिया तो इसके ऊपर भी एक रेगुलेटर बैठा हुआ है, मतलब इसके ऊपर भी एक रेगुलेटर बैठा है जो इनके एक्शंस को स्ट्रिक्टली वॉच करके चलता है, और वो कौन है, वो सेबी है। मतलब अच्छा, इसके ऊपर आपके पास में एक बॉडी बैठी हुई है आपके पास में जिसका नाम है पूरा एम्फी, मतलब एम्फी है एसोसिएटेड म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। तो मतलब है ना ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन भी है आपके पास में, एम्फी भी है। ठीक है, अब ये सारे के सारे जो ट्रस्ट हैं आपके रजिस्टर्ड है एम्फी से और रेगुलेटेड बाय किससे, आपके पास में सेबी से। तो इन सब पे रेगुलेटर का भी चेक है और एम्फी के अंदर इनके रजिस्टर्ड भी हैं। और इस जगह पर आप देखिएगा आपके पास में ये जितने के साथ जितने भी आपके पास में ये हैं, अब जितने भी एसोसिएट मतलब जितने भी सुनिएगा, जितने भी ये ट्रस्ट हैं इनके अपने अपने ट्रस्टीज हैं, इनके अपने अपने स्पॉन्सर्स हैं, इनकी अलग अलग स्कीम्स हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आपका इन्वेस्टर्स है। अब इन्वेस्टर्स कौन है, तो आप बता के चलोगे कि इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये इस ट्रस्ट के बेनिफिशियरीज हैं। ये इस ट्रस्ट के कौन है, बेनिफिशियरीज हैं। मतलब कहने का ये है कि इस ट्रस्ट का काम है इन्वेस्टमेंट को करने के बाद प्रॉफिट्स को जनरेट करना। ये क्या काम करके चलता है, ये गाइड करके चलेगा इन्वेस्टर्स को। ये ट्रस्ट गाइड कर कर चलेगा इन्वेस्टर्स को कि अपनी अर्निंग कैसे बढ़ाई जाए। ठीक है जी, मतलब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अर्निंग में कैसे कन्वर्ट होगी, वो गाइड करके चलता है कि मतलब कि अर्निंग को कैसे बनाई जाए और कैसे आपके पास में आप क्रिएट करके चल सकते हो, मतलब कि आप कैसे क्रिएट करके चल सकते हो वेल्थ को। तो आप कैसे क्रिएट करके चल सकते हो वेल्थ को, तो सबसे पहले कि आपकी इन्वेस्टमेंट अर्निंग कैसे कमा के चलेगी, और आपकी ये इन्वेस्टमेंट जब अर्निंग कमाएगी तो कैसे आपकी वेल्थ क्रिएट होगी, मतलब आप अपनी वेल्थ कैसे बना पाओगे। तो इनका ये काम है, तो ये आपके पैसे को खुद इन्वेस्ट करके चलते हैं, आप उससे पैसा कमाते हैं मतलब अर्न करते हैं और आपकी वेल्थ को बढ़ा के चलते हैं। अब इसके लिए इनके कुछ खर्चे होते हैं, तो इसके लिए इनके जो खर्चे होते हैं वो खर्चे आपके पास सभी इन्वेस्टर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इक्वली, और वो खर्चे भी मनमाने खर्चे नहीं हो सकते, क्योंकि इनके ऊपर एक रेगुलेटर बैठा है जो इस चीज़ का चेक करता है कि ये खर्चे इसके अंदर इस कॉस्ट का मतलब जितने इन्वेस्टमेंट है इसका इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, है ना। तो इनके ऊपर एक कौन बैठा है, इसका रेगुलेटर बैठा है, और ये भी सब आपको रिटर्न में मिलता है, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको रिटर्न में मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है आपके पास में, ये जो बॉडीज हैं, ये जो ट्रस्ट हैं, इन ट्रस्ट का नाम होता है म्यूचुअल फंड। अब देखो म्यूचुअल से निकल कर आ गया कि सबका, इनमें जिसमें सब लोग म्यूचुअल हैं, और म्यूचुअल क्या है, इन्होंने एक फंड क्रिएट किया है। ठीक है, तो सब लोगों ने मिलकर एक फंड क्रिएट किया है, तो मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने मिलकर एक फंड क्रिएट किया। तो ऐसे मान के चलो कि कोई एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना अपना पैसा लेकर आते हैं।
इसका ट्रस्ट का काम है इस पैसे को ग्रो करना, इस पैसे को बढ़ाना, जो भी इन्वेस्टर्स पैसा लेकर आते हैं उनको अर्निंग कर कर देना और उनकी वेल्थ क्रिएट करने में उनकी हेल्प करना। ठीक है। अच्छा देखिए, अब इसके अलावा सबसे पहला काम तो देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझा रहा हूँ आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड का रोल रहता है कि वो इन्वेस्टर्स की अर्निंग को बढ़ाते हैं और वेल्थ क्रिएट करते हैं। मैं जब आपको समझाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट थिंग आप देख के चलिएगा, ये बड़ा काम करते हैं आपकी सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब ये आपकी सेविंग को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर। ये आपकी सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं, और इसको ना मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स बोलते हैं इस चीज को। इसको बोलते हैं मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स बोलते हैं। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस जगह पर आपके फंड्स को मोबिलाइज किया। मोबिलाइज किया का मतलब क्या है कि इन्होंने आपके पैसे को, मतलब आपके जो पैसे जो अभी तक सेविंग में था और एक आपको इंटरेस्ट इनकम कमा कर देता था, उसको किसी ऐसी यूनिट्स के अंदर लेकर आते हैं जो कि एक इन्वेस्टमेंट बन चुकी है। और इन्वेस्टमेंट आप जानते हो कि इन्वेस्टमेंट हमेशा आपके पास में रिटर्न्स के लिए निकाली जाती है। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट जब रिटर्न कमा कर देती है, तब उस कंडीशन में हमारी वेल्थ क्रिएट होती है। ठीक है। तो ये हमारी सेविंग को इन्वेस्टमेंट में भी कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मैं हेल्प करते हैं, मतलब मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स करते हैं। अब देखिए, तीसरा इनका जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके पास में, कि यार इनकी वजह से जो पैसा है वो कैपिटल मार्केट के अंदर, मतलब ये जो पैसा है, जो कैपिटल है, ये इकोनॉमी के अंदर बूस्ट होते हैं। अब देखिए, ये जो पैसा इन्वेस्ट करके चलेंगे, पैसा किसको देंगे, सपोज करके चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया, तो कंपनी क्या करेगी, उससे बिजनेस करेगी, और कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा। तो जब कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा तो शेयर्स की कीमत बढ़ेगी, मतलब शेयर होल्डर्स की कीमत बढ़ेगी। इन द सेम वे, अगर उन्होंने किसी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के अंदर या इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर किसी बिल्डिंग के अंदर किसी बिल्डर के पास में इस पैसे को इन्वेस्ट किया, तो वहां से अगर कोई इनकम होती है रेंट की, कोई इनकम होती है डिविडेंड के फॉर्म में, कोई इनकम होती है अगर आपके पास में इंटरेस्ट के फॉर्म में, कोई इनकम होती है अगर आप उसको मतलब कैपिटल एप्रिहेंशन, मतलब उसको कैपिटल गेन की फॉर्म में, मतलब बिल्डिंग को सस्ता खरीदा और महंगा बेचने में। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये पैसा बढ़कर मिलेगा। तो कैपिटल इकोनॉमी के अंदर भी ये बूस्ट करते हैं, क्योंकि जब तक आप देखो, बिल्डर को पैसे की जरूरत है बिल्डिंग बनाने के लिए, लेकिन आप बिल्डर को नहीं जानते, आप बिल्डर को पैसे देने से डरते हो कि यार पैसा मेरा मर ना जाए। लेकिन आपने अगर किसी ऐसी बॉडी के अकॉर्डिंग, मतलब जिसके मतलब पर एक मतलब रेगुलेटर बैठा हो, मतलब इसकी जिसकी पे जाकर आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हो, और जिसके सारे डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे हो, मतलब जब आपको इस बात की गारंटी रहती है कि आपके साथ कम से कम फ्रॉड होगा, तो आप उस कंडीशन में एक किसी के पास जाकर इसकी शिकायत कर सकते हो और एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। तो जब आपको ये कॉन्फिडेंस होता है कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ, तो उस कंडीशन में इसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा सकता है, तो यहाँ आपका ट्रस्ट बढ़ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप पैसा देते हो एक म्यूचुअल फंड को, और म्यूचुअल फंड ये पैसा आगे पास ऑन करके चलता है इन अलग अलग स्कीम्स के अंदर। और इन स्कीम्स में से जो लोग इससे बेनिफिशियरी होते हैं इसके, वो लोग आपके यहाँ से कैपिटल इकोनॉमी को बढ़ा के चलते हैं, मतलब बूस्ट देके चलते हैं। इसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और ये चौथा पॉइंट जरूर समझ लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग ना इसको रटने की कोशिश करते हैं तो समझ नहीं पाते, लेकिन मैं आपको भी सब समझा दूंगा, सुनिएगा। ये मार्केट स्टेबलाइजर के भी फॉर्म में काम करते हैं, मतलब ये मार्केट को स्टेबलाइज भी करते हैं, ये स्टेबलाइजर भी बनते हैं ऑफ मार्केट्स। ये आपको मैं प्रैक्टिकल समझाऊंगा और आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिएगा, ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले हमने समझा कि म्यूचुअल फंड का जो सबसे पहला काम है, म्यूचुअल फंड का काम है बेनिफिशियरीज को पैसा कमा कर देना। म्यूचुअल फंड के बेनिफिशियरीज कौन है, इन्वेस्टर्स हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर लोग पैसा इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि म्यूचुअल फंड उनको पैसा कमा कर देगा, उनके पैसे को बढ़ा कर देगा। दूसरा काम है म्यूचुअल फंड का कि आपकी सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना है। मतलब ऐसे नहीं कि आपसे पैसा लिया और उसने ठीक है आपका पैसा बढ़ा दूंगा, उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है। और ये इन्वेस्टमेंट में जिसमें कन्वर्ट करता है, ये आपके पास में सारे डॉक्यूमेंटेशन, आपके सारे पेपर्स आते हैं कि आपका पैसा कहाँ लगाया गया है। अब जब आपको पता चलता है कि आपके पैसे को इस जगह पर लगाया गया है और आपके पास आपको डॉक्यूमेंटेशन भी है, और यहाँ पर आपने किसी के थ्रू इस पैसे को लगाया है, तो आप कॉन्फिडेंट रहते हो कि ठीक है यार, ये पैसा मैंने इसको दिया था, इसने पैसा आगे दिया है, यहाँ से ये पैसा वसूल करके मेरे को देगा, इसकी जिम्मेदारी बनती है। अब तीसरी चीज में देख के चलते हैं आपके बस में कि ये पैसा जिनको दिया गया है वो क्या करते हैं, इस पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं या कंपनीज को ग्रो करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस को खड़ा करते हैं। तो ये कैपिटल इकोनॉमी के अंदर आपका पैसा जाता है, तो देश तरक्की करता है। ठीक है, इकोनॉमी ग्रो करती है। फिर आपके पास देखते हो कि अगर कोई बुरी परिस्थिति आती है जिस समय पर सब कुछ सब बेच कर, क्योंकि देखो आपके देश के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की भी होती है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की भी होती है, तो मतलब अलग अलग लोगों के इन्वेस्टमेंट होती हैं। तो इस अलग अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट के अंदर मार्केट स्टेबलाइजर स्टेबलाइजर उस समय पर एक्ट करता है जब मार्केट में अचानक से कोई पैनिक सेलिंग आती है या कोई तगड़ा फॉल होता है।
अब इसको मैं आपको बड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ, एक बात ध्यान से देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो आप अगर आओगे और यहाँ पे अगर आप टाइप करोगे FIDI डेटा, तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी। और यहाँ पर सबसे पहली वेबसाइट्स में NSE इंडिया की वेबसाइट पर जाता हूँ, जो कि मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है। और ये हमारे पास में FIDIs के डेटा के बारे में, मतलब कि FIs ने क्या परचेजिंग करी, क्या इन्वेस्टमेंट की, और DIs ने क्या परचेजिंग करी, क्या इन्वेस्टमेंट की है, ये सब आपको कैलकुलेट करके बता के चलती है। तो देखिए हम लोग अभी ना 5 अगस्त को ये वीडियो बनाकर चल रहे हैं, और हमारे पास में 4 अगस्त का डेटा अभी इस समय पर अवेलेबल होगा। तो देखिए 4 अगस्त का डेटा हमारे पास में ये डेली बेसिस पे हमारे पास अपलोड होता रहता है। उसमें मतलब आप चाहो तो पूरे महीने का, पूरे साल का डेटा भी आप इसमें से निकाल सकते हो। तो आपने देखा कि DIs ने मार्केट के अंदर 8,378 करोड़ की बाइंग की है, और अपनी किसी पोजीशन को उन्होंने क्लोज किया, मतलब 8 या 12 करोड़ की पोजीशन को उन्होंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। और FIs ने इस जगह पर 8,674 करोड़ की बाइंग करी है, मतलब इन्वेस्टमेंट की है। और 9,230 करोड़ की पोजीशंस को उन्होंने अपनी क्लोज कर दिया। तो देखिए जिस समय पर FIs एक बड़ी सेलिंग कर रहे थे, 556 करोड़ की नेट सेलिंग कर रहे थे, उस कंडीशन में जो DIs थे, ये उन स्टॉक्स को, उन सिक्योरिटीज को बाय करके चले थे 366 करोड़ की। अब इससे क्या होगा, इससे ये रहता है कि मतलब मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं ये कुशन का काम करता है। अब मैं इसका थोड़ा डेटा को, अगर आप इसको और एवेल्युएट करना चाहते हो तो आप इसे महीने का डेटा या साल का डेटा भी आप निकाल सकते हो। तो आपको हर दिन अलग अलग एक्शंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जिस वक्त पर मार्केट अपने हाई के पास होता है, तो ये DIs अपने प्रॉफिट को, मतलब ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, इनको DIs बोलते हैं, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, इनको FIs बोलते हैं, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इनको FPIs बोलते हैं। अब इनके बीच के डिफरेंस को भी मैं आपको समझाता हूँ। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के अंदर तो जनरली म्यूचुअल फंड्स आ गए, पेंशन फंड्स आ गए, रिटायरमेंट फंड्स आ गए। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के अंदर ऐसे इन्वेस्टर्स जिनका ओवरव्यू हमारे देश के लिए एक बड़ा होता है, मतलब 10 साल का होता है कम से कम, तो वो FIs कहलाते हैं। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ये वो लोग होते हैं जो हमारे देश में शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट किया, कुछ पैसा कमाया, और शॉर्ट टर्म के अंदर गेन किया और यहाँ से निकल के चले गए। तो जैसे एप्पल अगर हमारे देश के अंदर आएगा तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आएगा। ठीक है, तो ये कौन है आपके इसमें, FIs कहलाएंगे। और FPIs होंगे जैसे कि स्टॉक मार्केट के अंदर किसी ने अपने को इन्वेस्टमेंट किया और पैसे कुछ ना बाहर निकाल दिया, तो वो FPIs कहलाएंगे। तो FIs हैं और FPIs ने मार्केट के अंदर जब कभी सेलिंग चल रही होती है, तब उस कंडीशन में सस्ते लेवल पर जब मार्केट में स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं, तो DIs इसको परचेज कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि मार्केट को एक क्वेश्चन मिलता है, कि मतलब गिरती मार्केट के अंदर एक क्वेश्चन मिल जाता है। वरना किसी भी रेट पर अगर इसको बेचा जाएगा तो मार्केट के अंदर एक फ्री फॉल हो जाएगा, कि अगर कोई बेचने के लिए अवेलेबल हो किसी भी रेट पर, और खरीदने वाला खरीदार सामने अवेलेबल ना हो, तो उस कंडीशन में लोगों के अंदर एक पैनिक सेलिंग, एक डर का माहौल क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर आपके इसमें ये मार्केट के स्टेबलाइजर की तरह भी म्यूचुअल फंड्स काम करके चलते हैं। तो अब आपकी समझ में चारों पॉइंट्स बहुत अच्छे से आगे होंगे। इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए इसके बाद जो अगली चीज आती है आपके पास में, वो है आपके पास कि म्यूचुअल फंड की डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स होती हैं, वो क्या होती हैं। तो देखिए आप यहाँ बताएंगे कि म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स। अब मैं आपको समझाऊंगा इसके इसके बारे में ना, कि मतलब म्यूचुअल फंड की स्कीम्स डिफरेंट डिफरेंट क्यों होती हैं। अब देखिए जी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको जो चीज़ बता के चल रहा हूँ ना, ये आपकी नॉलेज को इतना वास्ट कर देगी कि आप अपने क्लाइंट के साथ जब बैठोगे ना, तो क्लाइंट आपसे स्कीम को ले या ना ले, लेकिन वो इतना जरूर जान जाएगा कि अगर वो किसी नॉलेजेबल पर्सन जिससे वो बात करना चाहता है, तो वो आप ही हो। तो देखो यहाँ पर आता है म्यूचुअल फंड की स्कीम्स के अंदर, कि सबसे पहले म्यूचुअल फंड डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्कीम्स लेकर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लोग अलग अलग लोकेशन में प्रॉपर्टीज को परचेज करना चाहते हो। अब देखिए म्यूचुअल फंड की स्कीम के अंदर ये सब कुछ पहले से ही डिफाइंड होता है, मतलब डॉक्यूमेंटेड होता है, मतलब स्कीम के अंदर डॉक्यूमेंटेड होता है कि ये स्कीम आपके पास में अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ कर कर चलेगी, उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होगी। तो मतलब उसकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो पहले से डिफाइंड होती है। जैसे कि अभी हम लोगों ने गोल्ड, फिक्स्ड इनकम और इक्विटी के बारे में बात करके चल रहे थे। अब इसी तरीके से जो इक्विटी भी होती है, अब कंपनीज जो होती हैं, और इसी तरीके से जो फिक्स इनकम भी होती है, जैसे मैं आगे आपको डेप्थ में और समझाऊंगा। तो मतलब ये फिक्स्ड इनकम हो गई या ये इन्वेस्टमेंट हो गई, ये भी ना बहुत सारी होती हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, और ये डॉक्यूमेंटेड कहाँ पर होती है, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट इसको बोलते हैं, सिड। तो ये सिड के अंदर ऑलरेडी मैंशनड होता है। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, अपनी एक सिट, मतलब स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट निकालता है, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट निकालता है, जिसके अंदर अब उसने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में सब कुछ डिफाइन कर रखा होता है। अब इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज अलग अलग फंड मैनेजर की, ध्यान से समझिएगा, अलग अलग फंड्स की और अलग अलग फंड मैनेजर की डिफरेंट हो सकती हैं।
तो उस कंडीशन में आपकी स्कीम भी डिफरेंट हो जाएगी, है ना। तो देखिए, एक आपके पास में फंड अलग हो सकता है, फंड मैनेजर डिफरेंट हो सकता है, फंड मैनेजर की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी वेरी कर सकती है। इसकी वजह से म्यूचुअल फंड की स्कीम वेरी करती है। तो क्या होता है, म्यूचुअल फंड की स्कीम्स वेरी कर कर चलती हैं। तो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स डिफरेंट नीड्स के लिए डिफरेंट होकर चलती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप आपकी समझ में आ गई होंगी। इस क्लास को मैं अभी यहीं स्टॉप करता हूँ, एक और नेक्स्ट क्लास आपको देके चलता हूँ जिसके अंदर मैं आपको और ज़्यादा डेप्थ में म्यूचुअल फंड्स के अंदर उतारूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप अगर मेरी क्लासेस को, मेरी टेस्ट सीरीज को, उनके एक्सप्लेनेटरी आंसर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप मुझे मेरी फर्दर क्लासेस के लिए आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। उस फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा, आप उसे भर सकते हो, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।